Hello everyone, I welcome you all on our channel Chemistry Unriddled. So students, in today's class we are going to discuss about the phosphorus and its compounds. So phosphorus के बारे में आपके syllabus में you have to study about the allotropes of phosphorus. Next you have the compound phosphine in your syllabus, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. And last one you have to study about oxoacids of phosphorus. So let's start these topics one by one. फर्स्ट स्टडी अबाउट एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स फॉस्फोरस के यहाँ पर 3 हैं. फर्स्ट वन इज योर व्हाइट फॉस्फोरस, नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस एंड लास्ट वन इज योर ब्लैक फॉस्फोरस. सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इन तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में. व्हाइट फॉस्फोरस जो है बच्चों वो आपका ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में एंड आपका सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में. इज दैट क्लियर? व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो डार्क में ग्लो करता है, चमकता है, ठीक है. एंड लास्ट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस कि ये आपका बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है. आप एक इनर्ट एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो. कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक इनर्ट एटमॉस्फेयर वहां पर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए. सो लेट्स सी द रिएक्शन कि आपका जो फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस है ये P4 का मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है आपने, ठीक है, प्लस वाटर एंड यू आर गेटिंग व्हाट? फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइपो फॉस्फाइड. इज दैट क्लियर? ये आप रिएक्शन मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है. सो व्हाट इज द रिएक्शन कि आपका जो P4 का मॉलिक्यूल है, व्हाइट फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर हम बॉइल करते हैं उसे इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू गेट व्हाट? यू गेट द फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. इज दैट क्लियर? Now the next very very important point about white phosphorus is that white phosphorus जो है बच्चों वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है. इट इज हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है? इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये कम स्टेबल होता है, ठीक है. कोई भी चीज ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगी? वो स्टेबल नहीं है अपने आप में, तो वो रिएक्ट करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगी किसी भी तरीके से, ठीक है. तो व्हाइट फॉस्फोरस, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है. आप फॉस्फोरस यहाँ पे P4 का मॉलिक्यूल अगर देखेंगे व्हाइट फॉस्फोरस में तो इस तरीके से टेट्राहीड्रली अरेंज होते हैं चारों फॉस्फोरस के एटम्स. इज दैट क्लियर? देख रहे हैं फॉस्फोरस का एटम. लेट्स मार्क दीज एटम्स P1, P2, P3 एंड P4. ये टेट्राहीड्रल आपका एक अरेंजमेंट है, ठीक है. अब यहाँ पर ये है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में आपको एंगल पता है, दैट एंगल इज ऑलवेज 109.28 डिग्रीज, ठीक है. ये होता है टेट्राहीड्रली जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, उसमें एंगल आप पढ़ते हैं कि 109.5. बट यहाँ पर आप एंगल्स देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. सारे जो एंगल्स हैं बच्चों वो 60 डिग्री के हैं. एंगल 60 डिग्री के क्यों हो रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेट्राहीड्रल जो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं आप, नॉर्मल टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल एटम, जैसे आप कार्बन का देखते हैं, सेंट्रल एटम जो है वो 4 एटम से इस तरीके से कनेक्टेड होता है. बट यहाँ पर आप देखेंगे चारों फॉस्फोरस के एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 P सिंगल बॉन्ड P है यहाँ पर, ठीक है. 6 सिंगल P सिंगल बॉन्ड C. 6 बॉन्ड्स है यहाँ पर. इज दैट क्लियर? सारे कनेक्टेड है एंड सारे इस तरीके से कनेक्टेड है कि एंगल जो है हर एक का 60 डिग्री है. अब ये आपस में कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि हर एक फॉस्फोरस एटम को, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 3 बॉन्ड्स बनाना है. फॉस्फोरस कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? वैलेंसी आपने पढ़ी है इनकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ी है. क्या होता है? 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं. दैट इज इन हर एक के पास एक एक लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है, एक एक लोन पेयर है एंड एवरी ईच फॉस्फोरस एटम, ठीक है. लेट्स से P1 का देखो, P1 इज मेकिंग 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स, ठीक है. P1 P2 के साथ, P1 P4 के साथ एंड P1 P3 के साथ. सिमिलरली अगर P2 का एटम आप देखेंगे तो
P2 P1 के साथ बॉन्ड कर रहा है, P4 के साथ एंड P3 के साथ। तो हर एक फॉस्फोरस एटम 3 फॉस्फोरस एटम्स के साथ कनेक्टेड है एंड टोटल 6 P सिंगल बॉन्ड P है यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको आंसर जो करना है, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, बट आंसर सिंगल लाइन में आपको ये देना है कि व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज P4 मॉलिक्यूल हैज अ वेरी हाई एंगल स्ट्रेन बिकॉज ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है इसकी रिएक्टिविटी के बारे में एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर कि ये बहुत ही इजीली फायर कैच कर लेता है एंड वाइट डेंस फ्यूम्स देता है P4O10 के। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आ जाए तो वाइट डेंस 31 डिग्रीज पे आई थिंक ये आपका फायर कैच कर लेता है। सो व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट डेंस फ्यूम्स देगा आपकी किसकी? P4O10 मॉलिक्यूल की। इज दैट क्लियर? सो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में ये कुछ पॉइंट्स थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो है बच्चों, ये व्हाइट फॉस्फोरस से हमें ऑब्टेन होता है। कैसे? व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम काफी दिनों के लिए हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर 573 केल्विन्स इन एन इनर्ट टेम्परेचर, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, सॉरी। सो इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर हम काफी दिनों के लिए व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे, वी विल गेट द रेड phosphorus. So red phosphorus जो है बच्चों, it is odorless and non-poisonous. Is that clear? It is insoluble in carbon disulfide as well as in water. White phosphorus जो क्या था? White phosphorus कार्बन डाइसल्फाइड में soluble था, but red phosphorus जो है वो दोनों में ही insoluble है। Red phosphorus जो है काफी less reactive होता है white phosphorus से and it does not glows in dark and it has an irony gray luster. Is that clear? यहाँ पर रेड फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर जो है चेन्स होती है P4 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। P4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, पॉलीमेरिक चेन्स होंगी यहाँ पर रेड फॉस्फोरस की। एंड रेड फॉस्फोरस को अगर आप हीट करते हैं एट अ हाई प्रेशर, यू विल गेट अ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तीनों फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4 ही रहेगा, ठीक है। P4 मॉलिक्यूल है तीनों का, क्योंकि फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो P4 होता है ऑलवेज, बट डिफरेंसेस है यहाँ पर प्रॉपर्टीज में इनकी, ठीक है। रेड फॉस्फोरस आपके यहाँ पर पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ब्लैक फॉस्फोरस। Now if we discuss about the black phosphorus, we have two forms of black phosphorus, that is alpha black and beta black. Now ये alpha black और beta black phosphorus हमें कैसे मिल रहा है? You have to study about this. So alpha black आपको तब मिलेगा जब आप red phosphorus को heat करेंगे in a sealed tube at a temperature of 803 kelvins. And beta black phosphorus आपको white phosphorus से मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस माइंड में रखेंगे। अल्फा ब्लैक आपको रेड से मिलेगा, बीटा ब्लैक आपको व्हाइट फॉस्फोरस से मिलेगा व्हेन यू विल हीट इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन अंडर अ हाई प्रेशर। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो सबलाइम है, ठीक है, हवा में सबलाइम है एंड इट हैज एन ओपेक रोम्बोहीड्रल एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर रोम्बोहीड्रल एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स, इनके आपकी डायमेंशंस होती हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि रोम्बोहीड्रल एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे अल्फा ब्लैक हैज एन ओपेक रोम्बोहीड्रल एंड मोनोक्लिनिक क्लस्टर एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, ठीक है। आपका अल्फा ब्लैक ऑक्सीडाइज नहीं होता है हवा में, जबकि बीटा ब्लैक जो है वो आपका हवा में बर्न हो जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन्स। So this is all about allotropes. Now we have to study about the compounds. So first compound here is phosphine. So let's start with the phosphine. So phosphine का मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? It is PH3. PH3 का मॉलिक्यूल क्या है? phosphine. ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टू स्टडी। प्रिपरेशन में आप यहाँ पर दो रिएक्शन है आपके पास कि कैल्शियम फॉस्फाइड्स की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ या फिर डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो आपको फॉस्फिन मिल जाती है। सो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट लिखूं मैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट आप सबसे पहले फॉस्फिन मिलना है यहाँ पर तो PH3 आप लिख देंगे,
ठीक है। साथ में क्या बन सकता है, यहाँ पर अपना माइंड यूज करना है आपको, ठीक है, रटनी नहीं है सारी चीजें, ठीक है। पहला आपको प्रोडक्ट मिलना था, फॉस्फीन की प्रिपरेशन कर रहे थे, फॉस्फीन मिलेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट चीज क्या मिल सकती है, कैल्शियम है, वाटर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, ठीक है। तो यही आपका प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। रेस्ट यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन इफ यू वांट। अगर आप प्रोडक्ट्स भी सही लिख देते हैं देन इट इज ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट मैंने बोला कि कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HCl से भी कराते हैं तब भी आपको फॉस्फीन मिल जाएगी, दैट इज PH3 का मॉलिक्यूल। रेस्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्लोराइड मिल सकता है, ठीक है, CaCl2। So very simple reactions are there for the preparation of phosphine. अब लैब में हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉस्फीन को, अभी हम जब व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों, तो हमने वहां पर क्या बोला था कि अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बॉईल करते हैं तो आपका क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व हो जाता है। और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहे थे एंड व्हाइट फॉस्फोरस को आप कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ जब बॉईल कर रहे थे तो व्हाट यू वर गेटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फीन PH3। तो यही तो आपको चाहिए यहाँ पर। सो इट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिपेयर फॉस्फीन। दोनों जगह आपकी सेम रिएक्शन है, ठीक है। PH3 का मॉलिक्यूल मिल रहा था एंड यू आर गेटिंग सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है, NaH2PO2। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर एक छोटा सा नोट है आपके लिए कि जब फॉस्फीन प्योर होती है बच्चों तो इट इज नॉन इन्फ्लामेबल, बट अगर ये इम्प्योर है मतलब इसमें अगर P4 के वेपर्स हैं या P2H4 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं तो इट बिकम्स इनफ्लेमेबल, ठीक है, मतलब आग बहुत जल्दी लग सकती है इसमें। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं ना कि व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, अगर P4 के वेपर्स होंगे तो जाहिर सी बात है ये इनफ्लामेबल हो जाएगा। सो वी हैव टू प्यूरिफाई इट। तो प्यूरिफाई कैसे करते हैं हम इसको, PH3 फॉस्फीन को हम अब्सॉर्ब कर देते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड में टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I, ठीक है। PH4I का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, देन दिस इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ऑफ फॉस्फीन। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन है कि आपके पास इम्प्योर फॉस्फीन थी, यू डिजॉल्व्ड इट, यू अब्सॉर्ब्ड इट in a hydrogen iodide solution and you were getting phosphonium iodide, ठीक है। and next what you did, you treated it with the potassium hydroxide with the base and you get the pure phosphine with potassium iodide and water. Is that clear? So ये छोटा सा नोट है यहाँ पर, इसमें काफी यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू शुड नो कि आपका जो प्योर फॉस्फीन होता है इट इज नॉन इन्फ्लामेबल, बट इफ इट हैज इम्प्योरिटीज ऑफ P4 वेपर्स देन वी हैव टू ट्रीट इट। एंड हाउ वी ट्रीट इट, वी absorb this phosphine with the hydrogen iodide to form phosphonium iodide PH4I का मॉलिक्यूल। PH4I के मॉलिक्यूल से यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इट इज द बेसिक इन नेचर। फॉस्फीन जो है बेसिक है नेचर में। कैसे पता चल रहा है ये, PH3 की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं तो PH4I का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है फॉस्फीन के ऊपर। फॉस्फोरस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना कि 3 बॉन्ड्स बनाएगा एंड 1 लोन पेयर होगा इस पे, क्योंकि इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर ये लोन पेयर जो है यहाँ पर साफ साफ बता रहा है इसके बेसिक होने के बारे में, ठीक है। ये एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सॉल्ट बना रहा है। सो इट इज बेसिक in nature. Is that clear? So if you have to give a reaction that how phosphine behaves as a base, so you can give this reaction. Is that clear? Now if we look at its properties देखेंगे फॉस्फीन की, तो फॉस्फीन जो है हाईली पॉइजनस होती है एंड कलरलेस गैस होती है बच्चों, विद अ रॉटन फिशी स्मेल आती है फॉस्फीन गैस से, ठीक है। फॉस्फीन जो क्या है, एक कलरलेस गैस है विद रॉटन फिश स्मेल एंड इज हाईली पॉइजनस।
इट इज हाईली पॉइजनस बच्चों, एंड इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थोड़ी सी ट्रेसेस भी इसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, सो इट एक्सप्लोड्स। अगर HNO3 या Cl2 या ब्रोमीन के वेपर्स इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएं तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, फॉस्फीन जो है स्लाइटली सोल्यूबल है। एंड अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा इसका, एंड यू विल गेट द रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सो इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन हो रहा है फॉस्फीन का, गिविंग यू रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इट इज वीकली बेसिक इन नेचर लाइक अमोनिया एंड गिव्स ऑफ फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विद द एसिड्स। एसिड्स अभी हमने HI के बारे में हमने साथ डिस्कस करी थी, एंड यहाँ पर HBr जो कि एक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से आपका क्या होता है, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, एंड यहाँ पर आपकी एसिड के साथ रिएक्शन होकर एक सॉल्ट दे रहा है। सॉल्ट कैसे बना रहा है, यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हियर ओनली एडिशन इज टेकिंग प्लेस। pH3 के साथ आप HBr को ऐड कर दो तो PH4Br हो जाएगा, सिंपल। इट इज एन एडिटिव रिएक्शन गिविंग यू द एडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फॉस्फीन जो है आपका बेसिक है नेचर में। इज दैट क्लियर? Now the last point about the phosphine is that when phosphine reacts with copper sulfate या फिर mercury chloride, important है ये reactions भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। phosphine की रिएक्शन कॉपर सल्फेट या फिर mercury chloride के साथ अगर होगी, you will get the corresponding phosphides, ठीक है। अब फॉस्फाइड्स क्या है, देखो कॉपर जो है फॉस्फीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर फॉस्फाइड आपको मिलेगा। कॉपर फॉस्फाइड का आपका फॉर्मूला लिखने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। सिंपल सी बात है, कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है, फॉस्फोरस के ऊपर +3। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी हुई है, आपने क्रिस क्रॉस किया इसे, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला Cu3P2, ठीक है। कॉपर फॉस्फाइड मिल गया, एंड साथ में आपका क्या बचा, यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। अब यहाँ पर क्या है, सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे एंड हाइड्रोजन है आपके पास, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2SO4 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं बच्चों। अब सिमिलरली आपका यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड जो है आपका फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल गेट दी व्हाट, यू विल गेट दी फॉस्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरी फॉस्फाइड। सो हाउ यू राइट द फॉर्मूला, Hg3P2, साथ में आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, you will get the acid HCl. Is that clear? So in this way you have to write down the products. Now let's start with the next compound, that is the phosphorus trichloride PCl3. इसकी reactions भी काफी important है। So preparation देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, PCl3 and PCl5 की जो reactions उसमें थोड़ा सा minor difference होगा बच्चों। So वो difference आपको mind में रखते हुए अपने products को लिखना है, ठीक है। पहली प्रिपरेशन जो है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, वो ये है कि वी कैन प्रिपेयर इट बाय पासिंग द ड्राई क्लोरीन गैस ओवर द हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपको व्हाइट फॉस्फोरस से मिलेगा। व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर, हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर अगर आप ड्राई क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, यू विल गेट द PCl3 एंड यू कैन बैलेंस द रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है, you'll get the PCl3 molecule by the reaction of thionine chloride with white phosphorus. white phosphorus आपने फिर से लिया, P4 का मॉलिक्यूल white प्लस क्या है आपका थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट आपका पहला तो PCl3 मिलने वाला है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको एक सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट इज H2Cl2 का मॉलिक्यूल आपको साथ में मिलेगा। इज दैट क्लियर? PCl3 का मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंड H2Cl2 का मॉलिक्यूल। Now if we talk about the properties of PCl3, so PCl3 जो है it is a colorless oily liquid. लिक्विड है ये आपका, एक oily colorless liquid है, and it hydrolyzes in the presence of moisture. moisture की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज होकर आपको ये क्या देगा, इट विल गिव यू H3PO3 का मॉलिक्यूल प्लस में साथ में आपका HCl। आगे आप ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे फॉस्फोरस के, सो इट इज वन ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस H3PO3, जिसका नाम क्या है आपका, ऑर्थो
phosphorus. ठीक है जी, इट इज वन ऑफ दी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस. ऑक्सो एसिड क्या होते हैं बच्चों? वो एसिड जहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो. ऐसे एसिड्स जहां पर हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है एंड वन अनदर एलिमेंट विच इज फॉस्फोरस. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट PCl3, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप्स. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जहां पर OH ग्रुप्स होंगे तो इट विल गिव द कंपाउंड्स लाइक CH3COOH, C2H5. Sorry, it will give the derivatives of chloro. Will get the chloro derivatives of these organic compounds. जैसे कि आपका एसिटिक एसिड PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, सो क्लोरो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं CH3COOCl एंड साथ में आपको यही मिलेगा एसिड, कौन सा? H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस. ठीक है, H3PO3 का मॉलिक्यूल साथ में मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और रिएक्शन देख लेते हैं. आपका इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा. क्लोरो डेरिवेटिव आपको इसका मिलेगा C2H5OCl एंड साथ में आपका क्या मिलेगा? H3PO3. सॉरी, यहाँ पर O नहीं आएगा. C2H5Cl एंड यू विल गेट H3PO3 का मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? Now next property about PCl3, that due to the presence of lone pair, PCl3 has a pyramidal shape in which phosphorus is sp3 hybridized. इसकी शेप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, PCl3 का फॉस्फोरस अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस 1 लोन पेयर है. ठीक है, दैट इज 4. 4 के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 एंड sp3 में अगर यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप आपकी क्या हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है. अगर लोन पेयर प्रेजेंट ना होता तो टेट्राहीड्रल शेप रहती. बट हियर 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ड्यू टू विच इट्स ज्योमेट्री इज अफेक्टेड एंड यू विल गेट द पिरामिडल शेप. ठीक है, पिरामिडल शेप कैसे होती है बच्चों? 1 लोन पेयर हियर एंड सिंपल आपका इस तरीके से क्लोरीन प्रेजेंट होंगे तीनों. इज दैट क्लियर? Now that's all about phosphorus trichloride. Now we are left with the phosphorus pentachloride and oxo acids of phosphorus, which we'll discuss in our next video. Till then, students, make your short notes, keep doing your revision, and all the best.